नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10वीं के सामाजिक विज्ञान के प्रथम लेसन यानी कि फर्स्ट लेसन के ऐसे 5 क्वेश्चंस। या तो वही आएंगे आपको 6 मार्क्स में, या उनमें से कोई भी नहीं आएगा, परंतु फिर आपको उसमें से 2 या 3 के जरूर आएंगे। हम करने जा रहे हैं 30 प्रश्नों की ऐसी सीरीज, जो कि जिसके ऊपर हम 7 वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि 7 ही एनसीईआरटी के अंदर लेसन हैं। तो इसीलिए किसी में 5, किसी में 4, किसी में 2 ऐसे प्रश्न होंगे। लेकिन इन 30 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रही हूँ, ये मेरा पूर्ण विश्वास है इनसे बाहर आज तक पिछले 15 सालों से कभी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आया, और ना ही आगे इन 30 क्वेश्चन है इसके अलावा कोई और आपको बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो आज हम इसी कड़ी के अंदर फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं, जिसमें हैं 5 क्वेश्चन। संसाधन के से आप क्या समझते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण, मृदा अपरदन क्या है, इसके कारण, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, मृदा से आप क्या समझते हैं और भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्गीकरण, और 5वां है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का बहुत अधिक उपभोग कैसे हुआ है। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको आज हम करवाएंगे। इसके साथ आपका पाठ नंबर 1 संसाधन एवं विकास के सभी महत्वपूर्ण बड़े क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हम आपको पाठ नंबर 2 के, 3 के, 4 के सभी के ही आपको करवाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संसाधन से आप क्या समझते हैं और संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले जो आपको लाइन याद करनी है वो है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जा सकती है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जा सकती है। जैसे मान लीजिए बैग, बुक्स, इवन कि ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, पेंसिल, नोटबुक्स, ये सब कुछ संसाधन है। हाँ, और 3 चीज़ें क्या जरूरी हैं, तकनीक उपलब्ध हो ऐसे संसाधन के लिए, आर्थिक रूप से संभाव्य हो यानी कि जिसे हम आसानी से खरीद सकें, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो अर्थात संसार भी, हमारा समाज भी उसे स्वीकार करता हो। नेक्स्ट है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन यदि हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का, जैव, अजैव। समाप्यता के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है, नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय, जो समाप्त हो जाते हैं नहीं होते। विकास के आधार पर होता है 4 प्रकार का, संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोश। और स्वामित्व के आधार पर भी 4 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इस प्रकार से ये संसाधनों का वर्गीकरण है। आगे हम करते हैं जैव संसाधन। देखिए, वे सभी वस्तुएं संसाधन है जिनमें जीवन व्याप्त है, जिनमें जीवन है, उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है, जो हमें जीवमंडल से मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं। जैसे मनुष्य सहित सभी प्राणी, मत्स्य जीव, पशुधन, मनुष्य, पक्षी, सब कुछ जो है वो जैव संसाधनों में आता है। अजैव जो मिले तो हमें प्रकृति से ही हैं, परंतु उनमें जान नहीं है, वो निर्जीव हैं, वो अजैव कहलाते हैं। जैसे चट्टानें, पर्वत, नदी, तालाब, समुंदर, हवाएं, ये सब किस में आती हैं, अजैव संसाधनों में। फिर है नवीनकरण योग्य संसाधन। संसाधन जो फिर से जिन्हें फिर से नवीकृत किया जा सकता है, जिन्हें फिर से बनाया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव, जो दोबारा बन सकते हैं, वो नवीनकरणीय है। और अनवीनकरणीय, वातावरण में उपलब्ध ऐसी वस्तुएं जिनके उपयोग के बाद उन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता, यदि बनाते भी हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, वो अनवीनकरणीय हैं। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, कोयला, ये सब जो है एक बहुत लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के बाद बनते हैं, इसीलिए अनवीनकरणीय हैं। फिर है व्यक्तिगत संसाधन। वो संसाधन जो किसी व्यक्ति के निजी स्वामित्व में हो। जैसे हम कह सकते हैं कि मेरा घर या मेरा तालाब या फिर हमारा निजी चरागाह, व्यक्तिगत कुआं, ये सब व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं। फिर है
सामुदायिक, सामुदायिक वे संसाधन हैं जो पूरे गांव के, शहर के या सिर्फ समुदाय के, यानी कि जो एक समाज, एक समुदाय कहीं पर भी रह रहा उसके, तो वो सामुदायिक संसाधन में आते हैं। जैसे सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक खेल का मैदान, सार्वजनिक चरागाहें, शमशान घाट, सार्वजनिक तालाब, नदी, ये सब सामुदायिक संसाधन हैं। फिर है राष्ट्रीय संसाधन। वैसे तो सभी संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं और इसीलिए राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़कें, नदियाँ, तालाब, बंजर भूमि, खनन क्षेत्र, तेल उत्पादित क्षेत्र, ये सब किस में आते हैं? राष्ट्रीय संसाधन में। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की, तो देश की सीमा से 12 नॉटिकल मील तक समुद्री और महासागरीय क्षेत्र और उसके अंतर्गत आने वाले सारे संसाधन वो किस में थे? अंतर्राष्ट्रीय। देश पूरे विश्व के विकास के लिए उनका प्रयोग किया गया था। फिर है संभावी संसाधन। ये हम बात कर रहे हैं अब विकसित संसाधन के मतलब विकास के आधार पर संसाधनों का जो प्रकार किया था हमने, उसके अंतर्गत संभावी संसाधन वे हैं जिनके हमारे बीच में हैं, परंतु उनके उपयोग के लिए तकनीक का सही विकास नहीं हुआ। यानी कि तकनीक नहीं, अभी उस तकनीक संसाधन का तो विकास हो चुका है, परंतु तकनीक का नहीं हुआ कि इसे उपयोग कैसे किया जाए। वो संभावी संसाधन है। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, परंतु उनका उपयोग पूरी तरह से नहीं किया जा रहा, तो इसीलिए वो क्या है? संभावी। विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिसके उपयोग के लिए प्रभावी तकनीक उपलब्ध है, उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता, मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जिनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता और मात्रा। तीसरा है भंडार। वैसे संसाधन जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, परंतु सही तकनीक के विकसित ना होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा, वे भंडार हैं। और संचित वो जो तकनीक भी है और संसाधन भी है, बस वैसे ही उसका भी उपयोग नहीं किया गया, भविष्य में के लिए संभाल कर रख लिए गए हैं, आगे उनका प्रयोग किया जाएगा, वो संचित कोश हैं। जैसे कि भारत में बड़ी नदियों में अपार जल है, परंतु अभी विद्युत उनका प्रारंभ नहीं हुआ, भविष्य में उनका प्रयोग किया जाएगा, तो ऐसे संसाधनों को हम संचित कोश कहते हैं। नेक्स्ट है मृदा अपरदन। क्या होता है? जब तेज वायु या जल के तेज बहाव के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, जो बहुत उपजाऊ थी, जिसमें कृषि की जा सकती थी, वो बह जाती है, तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। इसके कारण मृदा कृषि योग्य नहीं रहती और ये क्रिया उन स्थानों पर ज़्यादा की जाती है जिन पर भूमि की ढाल अधिक होती है। मृदा अपरदन का कारण वनों का उन्मूलन। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनों की कटाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। दूसरा है अति पशुचारण। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में अति पशुचारण के कारण भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है, ज़्यादा पशु चराने की वजह से। तीसरा है खनन प्रक्रिया। खनन प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? गहरी खाइयाँ खोद देते हैं, जिसकी वजह से वो जगह जब खुली रह जाती है तो वहाँ मृदा अपरदन होता है। अति सिंचाई भी मृदा अपरदन का एक बड़ा कारण हो सकती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सिंचाई के कारण क्या होता है? लवण और क्षार की मात्रा भूमि में बढ़ जाती है और भूमि का निम्नीकरण होने लगता है, और भूमि का निम्नीकरण होने से क्या होगा? मृदा अपरदन होता है। खनिज प्रक्रियाओं के कारण, देखिए सीमेंट उद्योग में जब चूना है उसे हम पीसते हैं, उसी का प्रयोग होगा ना कच्चे माल के रूप में। और मृदा बर्तन के उद्योग में भी चूने का और सेलखड़ी का प्रयोग होता है। जब हम इसे मशीनों में डालते हैं तो वायुमंडल में इसकी धूल चली जाती है बहुत ऊपर तक, और जब वो धूल धीरे धीरे नीचे आती है तो बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेती है, और वो धूल जब ज़मीन में बिछती है, उस मिट्टी के ऊपर बिछती है, तो उसे जो है वो उपजाऊ शक्ति उसकी ख़त्म कर देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे भूमि निम्नीकरण का। फिर है विभिन्न उद्योगों में फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ। देखिए जब फैक्ट्रियों में कुछ भी सामान बनता है तो उसका कचरा यानी कि अपशिष्ट पदार्थ तो है ही, निकलते ही हैं, तो उन्हें बाहर खुले में भूमि में जल में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी भूमि खराब हो जाती है और उसका अपरदन तेजी से होता है। आगे है भूमि अपरदन को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं।
नंबर 1 तो वही, वन लगाएं अधिक से अधिक, क्योंकि वन की जड़ें, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कस के पकड़े रखती हैं और मिट्टी का कटाव रुक जाता है। दूसरा है घास लगाना। घास की जड़ें भी मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रखती हैं और उसे बह जाने से रोकती हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ पर हमें लगे कि भूमि का कटाव अधिक होता है वहाँ पर घास लगाएं, और ये तरीका 100% कारगर है। उसके बाद है पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर। देखिए पहाड़ीदार क्षेत्रों में क्या होता है कि जब पानी आता है तो वो बहुत बहाव से आता है, वहाँ पर बहुत लंबे और गहरे कट लगते हैं। लेकिन यदि उसी जगह पर हम सीढ़ियाँ बना दें और फिर सीढ़ीदार खेत बनाकर उस पर खेती करें तो वो एक बहुत कारगर हिस्सा हो सकता है। देखिए ये पहाड़ है और अगर हम यहाँ पर पानी आया तो ऐसे कट लग सकता है, परंतु हम इससे बच सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हम सीढ़ी बना सकते हैं और सीढ़ी बनाकर यहाँ पर छोटे छोटे पौधे, उससे क्या होगा, पौधे भी बड़ हो जाएंगे, पानी भी मिल जाएगा और ज़मीन का कटाव भी नहीं होगा। इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। नालियों का मुंह बंद कर देना, ये कितना आसान और कितना अच्छा पॉइंट है कि जब हमें लगे कि नालियों से मिट्टी बह रही है तो नाली का मुंह बंद कर दें, बस वहाँ से फिर मृदा कैसे जाएगी। उसके बाद है नदियों के किनारे पेड़ लगाना। नदियों के किनारे अगर हम पेड़ लगाते हैं तो भूमि का कटाव कम होता है। पौधे किनारे की मिट्टी को आपस में जकड़े रखते हैं और कटाव नहीं होता। रक्षक मेखला बहुत अच्छी तकनीक है। देखिए आपकी मतलब ये जैसे मान लीजिए खेत है और यहाँ से बहुत सारी मिट्टी उड़कर जाती है, बहुत सारी, लेकिन अगर आप इसके चारों तरफ पेड़ लगा देंगे और वो भी ऊंचे वाले पेड़ लगा देंगे तो क्या होगा, जब हवा चलेगी वो हवा नीचे नहीं आएगी, वो इन पेड़ों के पत्तों में फंस जाएगी और जिससे क्या होगा, फिर वापस चली जाएगी हवा, और वो भी बिना मृदा, बिना उपजाऊ मिट्टी लिए वो हवा इन पेड़ों के पत्तों में फंस जाएगी और मृदा नहीं उड़ पाएगी। तो इस तकनीक को बोलते हैं रक्षक मेखला। आगे है मृदा से आप क्या समझते हैं और भारत में पाई जाने वाली मृदा का वर्गीकरण करें। मिट्टी एक नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और मृदा बनने के कारक, देखिए यहाँ पर कितने सारे पॉइंट हैं। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मृदा क्या है या फिर मृदा के कारक क्या हैं। मृदा बता देंगे कि नवीनकरणीय है, प्राकृतिक संसाधन है, जीवों को पोषण देती है, कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगर आपसे कारक पूछे तो आप लिखिए उच्चावच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ। उसके बाद है मृदा के प्रकार। जलोढ़ मृदा, देश का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। मृदा, जो जलोढ़ मृदा है 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। पुराना जलोढ़, इसमें कंकड़ों की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसकी उपजाऊ शक्ति कम होती है। खादर, ये बहुत अधिक उपजाऊ है। नवीन जलोढ़क हैं और ये महीन कोनों से बने होते हैं। इनमें पोटास भी, फास्फोरस भी, चूना भी बहुत होता है और ये चावल, गेहूं और गन्ने की फसल के लिए अच्छी होती है। काली मृदा का रंग काला होता है, इसलिए इसे रेगड़ मृदा भी कहते हैं। और कपास की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए काली कपास मृदा भी कहा जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास तो बहुत अच्छे होते हैं, परंतु फास्फोरस जो जलोढ़ मृदा में ज़्यादा था, यहाँ पर उसकी कमी होती है। उसके बाद है लाल पीली मृदा। ये रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसका लाल रंग आग्नेय चट्टानों और पीला रंग जो है वो जलायोजन की वजह से होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाल पीली मृदा का रंग, लाल रंग किस वजह से होता है और पीला रंग किस वजह से। पीला रंग जलायोजन की वजह से। लेटराइट शब्द में जो लेटर है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ईंट। जहाँ पर भारी वर्षा होती है वहाँ पर इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये गहरी भी होती है और अम्ल का मतलब एसिडिक होती है। इसमें पौधों के पोषक तत्वों की कमी तो होती है परंतु नमी की मात्रा अधिक होती है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में ये काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और काजू की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर है मरुस्थलीय मृदा। इसका रंग लाल और भूरा होता है। ये रेतीली और लवणीय होती है और झीलें अत्यधिक लवणीय और लवण जो है वो इन्हीं प्रकार की मृदाओं वाले झीलों से बनाया जाता है।
मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। फिर है वन मृदा, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, वर्षा वनों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये दोमट और सिल्टदार होती है, मोटे कणों से बनती है, अम्ल और ह्यूमस रहित होती है, नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों पर उपजाऊ होती है। फिर है प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। नई नई तकनीकों की खोज के कारण, देखिए पहले हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी विकास के कारण हमारे संसाधनों का नुकसान कैसे हुआ है। नई नई तकनीकें आने से उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन बढ़ा तो वस्तुओं का उपभोग भी बढ़ गया, उपभोग बढ़ गया तो संसाधनों की कमी तो होगी ही। दूसरा, जनसंख्या बढ़ी है, नेचुरली तो मांग भी बढ़ेगी, उससे भी संसाधनों का दोहन होगा यानी कि शोषण होगा। तीसरा है, आज प्रत्येक व्यक्ति पहले ही की वस्तु को त्याग कर तुरंत नई प्राप्त करना चाहता है, उससे भी संसाधनों का बहुत अधिक दोहन हुआ है। अब है आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का दोहन कैसे हुआ। आज संसार में आर्थिक विकास की होड़ लगी हुई है, प्रत्येक राष्ट्र अपना औद्योगिक विकास करने में और संसाधनों का उपभोग करने में लगा हुआ है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसाधन आने वाले समय में बचेंगे या नहीं, बस आज जो है उसकी उन्नति का, उसके विकास का होना चाहिए। दूसरा, विकसित राष्ट्र अपनी धन दौलत में और अधिक वृद्धि करना चाहते हैं और इसीलिए वे संसाधनों का बहुत अधिक उपभोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका संसार की औसत में 5 गुना पेट्रोल का उपभोग कर रहा है। क्यों? अपने अब आपको अधिक से अधिक जो है उन्नत, विकसित और दौलत प्राप्त करने के लिए वो बाकी सभी देशों के मुकाबले बहुत बड़ी मात्रा में संसाधनों का प्रयोग कर रहा है। तो इसके साथ ही हमारे बेटा आज 5 क्वेश्चन जो लेसन नंबर 1 के थे वो पूरे हो जाते हैं। जल्दी ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे रूबरू होंगे लेसन नंबर 2 के क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको प्रश्न हमारा प्रयास पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है। कोई समस्या हो या आपको अच्छा लगा हो या आपने कोई राय देना चाहते हो तो निसंकोच कमेंट अवश्य कीजिएगा, हम वेट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।